नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं हाइपर एसिडिटी के कारणों पर। हाइपर एसिडिटी क्यों होता है, इस पे हम लोग विस्तार से एक चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जब भी हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़रूरत से अधिक बढ़ जाती है तब ये हाइपर एसिडिटी क्रिएट करती है। वास्तव में जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए हमारे आमाशय में, जो इसको स्टमक बोलते हैं, उसमें एक आमाशयिक रस का प्रोडक्शन होता है। इसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो बनता है वो जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो करीब करीब आधा लीटर गैस्ट्रिक जूस हमारा स्टमक इसको प्रोड्यूस करता है। ये गैस्ट्रिक जूस में 99% तो पानी होता है, उसमें 0.5% आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 0.5% जैसे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज इस तरह का एंजाइम होता है। ये सारे मिलकर ही हमारे भोजन को सही मात्रा में उसको पचाते हैं और विभिन्न तरह के चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि आयरन को पचाने के लिए कैल्शियम है, फैट है, इन सबको अलग अलग तरीके से इनकी पाचन क्रिया करने में इनको हेल्प करते हुए करीब करीब 3 घंटा वहाँ पर इसकी प्रक्रिया करने के बाद में वो स्टमक से इसको बाहर ले जाते हैं नीचे की ओर। इस तरह से हमारा भोजन पचने की एक प्रक्रिया है। तो जब ये गैस्ट्रिक जूस निर्माण होता है तो शुरू में आपको 2 घंटा तक इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद में ये कम होने शुरू हो जाती है। अब जब भी हम लोग कुछ ऐसा भोजन लेते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन हो या फिर जो बहुत गरिष्ठ भोजन हो, अब वो इस 3 घंटा के समय में ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। अब वो वहीं पे पड़ा रह जाता है। बाकी भोजन आपका बाहर चला गया, छोटी आंत की ओर मूव कर गया, लेकिन कुछ भोजन वहीं पर पड़ा रह गया। अब इसको पचाने के लिए भी ये जो गैस्ट्रिक जूस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जो इसमें मिक्सचर है, ये इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है। इसकी प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा तो यही आपको हाइपर एसिडिटी के रूप में परिणत होगा। इसको शांत होने के लिए समय नहीं मिलता है। जैसे कि आपको मैंने कहा कि 3 घंटा के समय में ये एक लेवल तक बढ़ेगा, वो डाइजेशन क्रिया करेगा, फिर वो शांत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भोजन वहाँ पड़ा हुआ है आपके स्टमक में तो ये प्रोडक्शन उसका कंटिन्यू रहता है। अब ये कंटिन्यू रहेगा तो यही जाके आपको हाइपर एसिडिटी क्रिएट करता है। अब ये बहुत लंबे समय तक अगर इस तरह का आपको रहे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको बढ़ता रहे तो यही जाके आगे आपको पेप्टिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर में परिवर्तन हो जाएगा और फिर भी ये कंटिन्यू रहेगा तो कैंसर के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। तो एक छोटी सी समस्या बहुत बड़ी समस्या में परिणत हो जाती है। इसकी चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में 2 तरह का चिकित्सा इसको बताया गया है, एक संशोधन चिकित्सा और एक शमन चिकित्सा। पर मैं इसमें एक दो चिकित्सा और जोड़ देना चाहता हूँ। एक आपको मानसिक चिकित्सा और दूसरा संयम चिकित्सा। मानसिक चिकित्सा इसलिए बोलता हूँ कि सबसे पहले आपके मन को इसके लिए तैयार करना होगा। आपके जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसके कारणों को, कि आपको टेंशन, डिप्रेशन या फिर फियर, इन सारे चीज़ों को दूर करने के लिए स्वतः आपको उपाय करना पड़ेगा। उसके लिए जो कुछ भी हो सकता है, योग, प्राणायाम, ध्यान, इस तरह की चीज़ों को आपको अपने जीवन में शांति बनाए रखने के लिए करना है। दूसरा आपको संयम, जो खान पान की समस्या से उत्पन्न हो रही है ये प्रॉब्लम, तो उसको दूर करने के लिए आपको संयम की आवश्यकता है। उस तरह का चीज़ों का भोजन में सम्मिलित करना है जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और जो इस तरह के चीज़ों को क्रिएट करता है, हाइपर एसिडिटी बनाने के लिए जो कारण है उसको दूर करना है। इसके बाद 2 चिकित्सा जो आयुर्वेद में वर्णित है, एक आपको संशोधन चिकित्सा, दूसरी शमन चिकित्सा। संशोधन चिकित्सा का अर्थ होता है कि हम लोग उसमें ऐसी औषधियों को देते हैं जिसके सेवन से आपका पेट, सबसे पहले उसको हम लोग खाली करते हैं।
पेट आपका पूरी तरह से साफ हो जाए, उसके बाद ही आपकी औषधीय चिकित्सा शुरू होगी। तो जो भी आंव है या फिर ये एसिड है या कुछ बचे हुए पदार्थ जो आपके आमाशय में हैं, उनको सर्वप्रथम हम लोग दूर करेंगे। उसके लिए संशोधन चिकित्सा का सहारा हम लोग लेते हैं। उसके लिए कई तरह के चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि त्रिफला का चूर्ण हुआ, एरंड का तेल, नारियल का तेल, इन तरह की बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनको सेवन करा के सबसे सर्वप्रथम हम लोग पेट का शोधन करते हैं। उसके बाद समन चिकित्सा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसमें हम लोग कई तरह के आयुर्वेदिक औषधियों का उसमें उपयोग करते हैं, जिसमें कि रसायन में शुद्ध शेखर रस, स्वर्ण शुद्ध शेखर रस, कामधुदा रस, लीला विलास रस, मुक्तासुक्ति पिष्टि, मुक्तासुक्ति भस्म, शंख भस्म, कपर्दक भस्म, मुक्ता पंचामृत, मंडूर भस्म, चंद्रकला रस, अकीक पिष्टि, जहरमोहरा खताई पिष्टि, इस तरह के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं। औले में धात्री लव, अमलकी रसायन, नारिकेल खंड, कुष्मांडा औले, दाड़िमा औले, द्राक्षा औले, चूर्ण में शतावरी चूर्ण, मुलेठी चूर्ण, अभिपतिकर चूर्ण, आंवला चूर्ण, शिवाक्षार पाचन चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अग्निसंदीपनी चूर्ण, क्षार या सत्व में हम लोग गिलोय सत्व का इस्तेमाल करते हैं। क्षार, यवक्षार, सोडा बाइकार्ब, मधुर क्षार, नारिकेल लवण, इस तरह के औषधियों को रोग की अवस्था और रोगी की अवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोग उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग अपनी अनुभव से अनुभूत चिकित्सा प्रदान करते हैं, जो कि विभिन्न तरह के औषधियों को रोगी की अवस्था, उसकी रोग की अवस्था, उसको ध्यान में रखते हुए उसको सेवन कराते हैं और उसको रोग मुक्ति प्रदान करते हैं। अब मैं आपको कुछ घरेलू उपयोग में लाने वाली औषधियों को बता रहा हूँ, जिसको आप स्वयं अपने घर में तैयार करके इसका सेवन कर सकते हैं और इससे मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले मैं गर्भवती स्त्रियों में जो अम्लपित्त की समस्या होती है उसके लिए बताना चाहता हूँ। उसमें हर्रे का चूर्ण 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सौंफ का चूर्ण 50 ग्राम और मिश्री 25 ग्राम, इसको मिक्स कर लें और इसको 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 5-5 ग्राम की मात्रा में नॉर्मल पानी के साथ में लेना है, जिससे जो तात्कालिक अम्लपित्त की समस्या समाधान हो जाएगी। इसको दूसरे लोग भी कर सकते हैं। और एक गर्भवती स्त्रियों के लिए उपयोगी होगा, वो है आंवले का चूर्ण, मुलेठी का चूर्ण और शतावरी का चूर्ण। ये तीनों बराबर मात्रा में मिला लें और इसको भी 5-5 ग्राम की मात्रा में 2 बार सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं। इससे अम्लपित्त की समस्या ठीक हो जाएगी उनकी। दूसरा, उन लोगों के लिए जो अन्य किसी कारण से इस हाइपरएसिडिक समस्या से ग्रसित हैं, उनके लिए मेडिसिन, जो घरेलू उपयोग के लिए मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान दें। इसमें आप सौंठ, छोटी पीपल, काली मिर्च, त्रिफला, बायबिडंग, इलायची, नागरमोथा तथा तेज पत्ते का सभी 10-10 ग्राम ले लें। लौंग करीब 100 ग्राम, मिश्री 600 ग्राम, निशोथ की जड़ ये 400 ग्राम, इन सभी को कूट पीस कर बारीक चूर्ण बना लें और साफ डब्बे में रखें। इसकी आधे चम्मच की मात्रा भोजन के तुरंत बाद प्रतिदिन लें। इसके अलावा अभिपतिकर चूर्ण 100 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 5 ग्राम, शुद्ध शेखर रस या लीला विलास रस, दोनों में से एक, शुद्ध शेखर रस या लीला विलास रस 10 ग्राम, कामधुदा रस 5 ग्राम, ये सभी को एक जगह पीस लें तथा आधा चम्मच की मात्रा सुबह शाम ठंडे पानी से सेवन करें। ये काफ़ी फायदेमंद होगा और ये कई बार उपयोग में लाया जा चुका है, इसलिए आप निश्चिंत होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, जो भी औषधियाँ मैं बता रहा हूँ ये मेरे 15-16 वर्षों के अनुभव पर आधारित हैं। इसमें किसी तरह किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं है। आप इनका सेवन करेंगे और सटीक आपको इसका लाभ मिलेगा।
एक और औषधि मैं बता रहा हूँ जिसका आप इस्तेमाल रात को सोते समय कर सकते हैं। आमद की रसायन 50 ग्राम, इसबगोल की भूसी, पीसी हुई सौंफ, छोटी हरड़ का चूर्ण तथा मिश्री सारे 100-100 ग्राम आपको लेनी है। सबको मिक्स कर लें और 1-1 चम्मच की मात्रा में ताज़े पानी से इसका सेवन कर सकते हैं और रात को विशेषकर सोने के समय इसका आप सेवन कर सकते हैं। एक और औषधि का मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें अम्ल पितांतक रस, लीलाविलास रस, शुद्ध शिखर रस, धात्री लौंग और पुरवाल पंचामृत सभी को 10-10 ग्राम की मात्रा में ले लें और एक जगह मिला लें, पीस कर इसे 40 खुराक में इसको डिवाइड कर लें और एक खुराक सुबह शाम पानी के साथ में लें और तथा भोजन के बाद में अभिपतिकर चूर्ण जरूर लें आधा चम्मच की मात्रा में और रात को सोते समय त्रिफला का चूर्ण के सेवन आप कर सकते हैं। इस तरह की जो मैंने जो औषधियाँ बताई इनको सेवन करने के बाद में आपको ज़रूर आप स्वास्थ्य लाभ महसूस करेंगे और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या रह जाती है तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या में सुधार करके, कारणों को दूर करके और औषधियों का सेवन करके आप इस रोग से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को आनंदित ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।